हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इटर्नल सनशाइन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ OCM प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे जैसे कि इंट्रोडक्शंस। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था, उसका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट देखा था और उसका नेचर। उसके अंदर हमने कुछ सब पॉइंट्स देखे थे लाइक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, फ्लैक्सिबल जनरल गाइडेंस, ह्यूमन बिहेवियर, कंटिजेंसी, इम्पॉर्टेंस देखे थे, उसके भी सारे सब पॉइंट्स हमने देखे थे। एंड टुडे वी आर गोना डूइंग अ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट. So, management thoughts are the outcome of researches, studies and result in the field of management. जो management के thoughts होते हैं वो कोई research, उसकी studies और उसके एक result के बाद हमें conclude point में मिलते हैं. Every thought represents its unique observation. अलग अलग thoughts अपने different thoughts अपने unique observation represent करता है. जैसे कि एवरीथिंग हैव यूनिकनेस, सब चीज़ जो अलग अलग होती है उसके अंदर अलग अलग थॉट्स होते हैं और वो हर एक चीज़ डिफरेंट परसेप्शन में हमें वो ऑब्जर्वेशन देता है. मैनी मैनेजमेंट गुरुज हैव रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रिंसिपल बाय सेपरेट ओपिनियंस. और उसी तरह जो मैनेजमेंट गुरुज रहे हैं उन लोगों ने डिफरेंट प्रिंसिपल बनाए और उस प्रिंसिपल पे अपने डिफरेंट ओपिनियंस भी दिए हैं. सो हैंस सो मैनी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैव बीन डेवलप्ड. और इसी हिसाब से बहुत सारी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस डेवलप्ड हुई है. सो इट इज़ कॉल्ड थॉट्स और अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट. तो इसे हम कहेंगे थॉट्स और अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट. Thoughts of classical theory. The thoughts of management presented till the end of 19th century is known as thoughts of classical theory. इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं. ये वन ऑफ द डेफिनेशन भी कहे और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी कहे जिसके अंदर हमें एक एरा दिया गया है 19th सेंचुरी का. तो जो ये थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट है यानी कि थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी का मैनेजमेंट है वो कब प्रेजेंट हुआ था और कब तक चला 19th सेंचुरी टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. Main promoters of thoughts of classical theory are Frederick Taylor, Max Weber, Gilbreth, Henry Grant and Henry Fayol. जिसके अंदर प्रमोटर ऑफ थॉट्स थे क्लासिकल थियोरी के वो कौन कौन थे? फ्रेडरिक टेलर था, मैक्स वेबर था, गैल्ब्रिथ था, हेनरी गैंट और हेनरी फेयोल, जिन लोगों ने ये क्लासिकल थियोरी को प्रमोट किया था. उसके बाद Henry Fayol. Taylor's contribution in the thoughts of classical theory is very important. इनके हिसाब से है कि जो टेलर का कंट्रीब्यूशन था, फ्रेडरिक टेलर का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और सबसे ज़्यादा था जो क्लासिकल थियोरी में इसने लगाया था. Scientific management principle presented by Frederick Taylor also exist in the thoughts of classical theory of management even today. यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसके जो प्रिंसिपल थे वो फ्रेडरिक टेलर ने प्रेजेंट भी किए थे और ऑल्सो एग्जिस्ट इन द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट इवन टुडे. और आज भी हम कुछ चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है क्लासिकल थियोरी की. Approach of scientific management favors scientific principle by time and motion study instead of traditional methods. यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो कहा गया है कि टाइम और मोशन स्टडीज़ है जो हमने 11th में पढ़ा था, तो टाइम और मोशन स्टडी के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी है जिसे भी हम अपनी क्लासिकल थियोरी में फॉलो करते हैं. मैन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइज इनटू स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क. यानी कि जो उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहा था इस साइंटिफिक प्रिंसिपल में, इसके अंदर था स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन. उसके बाद प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम यानी कि जो कोई भी वर्कर है उनकी सैलरीज को प्रमोट किया जाता है, लाइक उनको प्रमोशन के टाइप सैलरीज की जाती है उनकी काम और उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से. और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, और जो हमारा जो डिफरेंट टास्क होते हैं, साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क होते हैं, उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है. तो ये हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन जो टेलर का था वो ये था. उसके बाद हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. टेलर के बाद
हेनरी फ्यूल का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट था. He significantly contributed to the thoughts of management by presenting general principle of management. इसने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किए थे थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में, उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल को कंट्रीब्यूट किया था और उसको हिसाब से फॉलो करने के लिए कहा था. He decided level of different tasks in business unit and tried to decide limits of task. और उसने कुछ लेवल्स ऑफ डिफरेंट टास्क बिजनेस यूनिट के बनाए थे और उसकी कुछ लिमिट्स भी सेट की थी. यानी कि डिफरेंट टास्क ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हम बिजनेस करते हैं तो वो हमें एक डिफरेंट तरह से होता है, उसका एक मैनेजमेंट होता है. हम उठ के सोचे और उस बिज़नेस को हम नहीं कर सकते. सो उस टास्क को डिफरेंट टास्क में उसको प्रेजेंट किया था और उसकी लिमिट्स भी सेट करी थी. He significantly contributed to the thoughts of management by presenting general principle of management. He decides levels of different tasks in business unit and try to decide limits of tasks. इस लाइन को मैं वापस इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन था. उसने कुछ मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स भी बनाए थे और उसने कुछ बिजनेस के डिफरेंट टास्क भी सेट किए थे और उस टास्क को वो ट्राइड भी करा था डिफरेंट लिमिट्स में करने का. To perform managerial duty at different level, he also provided universal principles of management as guidelines. और to perform managerial duty at different levels, यानी कि जो उसने टास्क बनाए, जो उसने मैनेजमेंट किए, उसे डिफरेंट लेवल्स बनाए, तो उसको परफॉर्म करने के लिए भी उसने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल और गाइडलाइन बनाए थे. जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं, यानी मैं अगर बिज़नेस कर रही हूँ, मैं उसकी ऑनर हूँ, तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि मैं किसी बिज़नेस के कुछ टास्क बनाऊँ, उसके लेवल क्रिएट करूँ और उस हिसाब से हम बिज़नेस को रन करें. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर इनटू थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी. और उसके साथ मैक्स वेबर का भी कंट्रीब्यूशन रहा था क्लासिकल थियोरी. मैक्स वेबर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा था थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी. टिल द एंड ऑफ 19th century, format and started to change due to the industrial revolution. यानी कि 19th century में ये स्टार्ट हुआ था, अब 19th century में ये चेंज हुआ. जो मैक्स वेबर ने कंट्रीब्यूट किया, हेनरी फ्यूल ने, टेलर ने. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैक्स वेबर के बाद कुछ रिजोल्यूशंस आए, कुछ टेक्निक्स आई, तो इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए. यानी एवरीथिंग नीड्स चेंज. सो एज अ रिजल्ट नीड फॉर चेंजेस एंड इट अराइज ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी, लाइक इम्पोर्टेंस टू फाइनेंशियल मोटिवेशन, लेस इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन अप्रोच एंड इनफॉर्मल रिलेशन. यानी कि जो चेंजेस थे वो क्या थे कि जैसे कि फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि फाइनेंस का जो पार्ट है वो फाइनेंस इज अ ब्लड. उसके बाद ह्यूमन अप्रोच का लेस यूज़ था तो उसको भी चेंज किया. और उसके बाद इनफॉर्मल रिलेशन, यानी ह्यूमन का जो इनफॉर्मल रिलेशन होता है, एक जो ह्यूमन अप्रोच में एक हमारा जो इनफॉर्मल डियर वाला होता है, वो कुछ नहीं था इसके अंदर, तो उसका भी कुछ चेंजेस हुआ. अब हम देखेंगे थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी. So to remove some limitation of thoughts of classical theory, some management experts made changes and established new approaches, which is called thoughts of neoclassical theory. अब क्लासिकल थियोरी में से कुछ limitations remove हुई. उसके बाद some management experts आए और उन लोगों ने कुछ न्यू अप्रोचेस एस्टैब्लिश किए. यानी कि अभी जो कुछ लिमिटेशन थी वो हटी, तो अब न्यू लोग एक्सपर्ट्स आए, उन लोगों ने न्यू अपना डेटा लगाया, विच इज़ कॉल्ड थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी. ये बोर्ड्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी और थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी जी तो 19th century में स्टार्ट हुई थी और उसके अंदर कुछ चेंजेस के लिए नियो क्लासिकल आई, तो इस तरह से नियो क्लासिकल थियोरी स्टार्ट हुई. सो एट द एंड ऑफ 19th century, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फॉर्मेट्स ऑफ यूनिट्स इंडस्ट्रीज वॉज चेंज एंड अ नीड वॉज अराइज फॉर न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट. जैसे मैंने कहा कि अब 19th century का एंड हुआ, दूसरी सेंचुरी आ रही है, तो कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कुछ यूनिट्स को चेंज किया जाए,
यानी एवरीथिंग नीड्स चेंज, हम सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी एक चेंज अप्रूव हुआ और न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट अराइज हुआ. इन द स्टार्ट ऑफ 20th century, Australian industrial psychologist Elton Mayo's theory of Hawthorne gave a new birth to behavior-oriented thought. So Elton Mayo is also called promoter of neoclassical theory. The most important line. किसने ये neoclassical theory को लाया? You can underline. I also underline this one. So जो हमारा 20th century स्टार्ट हुआ और जो ये एल्टन मायो नियो क्लासिकल को लाने वाले एल्टन मायो किसमें 20th century में द स्टार्ट ऑफ 20th century एल्टन मायो ने जो एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने थियोरी ऑफ होथ्रोन को गिवन न्यू बर्थ यानी इनको उसने एस्टैब्लिश्ड किया और एल्टन मायो जो वो न्यू क्लासिकल थियोरी के प्रमोटर थे. थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरी एम्फोसिस अपॉन बिहेवियर अप्रोच and group behavior for management. Addition were made to thoughts of neoclassical theory like informal organization. अब जो एडिशन था न्यूक्लासिकल थ्योरी में वो कुछ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पर था, यानी कि जो हमारा क्लासिकल थ्योरी में नहीं था वो इसमें था. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन और इंस्पिरेशन एक्सेट्रा. जो न्यूक्लासिकल थियोरी का जो कॉन्सेप्ट रहा था एल्टन मायो का वो यही था कि ह्यूमन बिहेवियर के पर ह्यूमन का रिलेशन और उसकी इंस्पिरेशन के पर था. ह्यूमन बिहेवियर यानी कि ह्यूमन का एक नेचर कि हमें एक ह्यूमन के साथ हमारा एक ह्यूमैनिटी का है, यूनिटी भी कह सकते हो और ह्यूमैनिटी भी कह सकते हो. एल्टन मायो, हैसबर्ग, फ्रांसिस लाइकर्ट, क्राइस एल्ग्रीज, McGraw and Maslow are main contributor in this thoughts. Underline this. प्रमोटर्स कौन कौन रहे थे? एल्टन मायो का मेन कंट्रीब्यूट था, बट उसके साथ साथ हम मेयो, हैजरबर्ग, फ्रांसिस लाइकर्ट, क्रिस आगरीज, मैकग्रॉ, मैस्लो आर द मेन कंट्रीब्यूटर इन दिस थॉट्स. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आपको पूछे जाते हैं कि भाई ये एल्टन मायो का नाम ना हो और फ्रांसिस लाइकर्ट का नाम हो तो यू आर एबल टू राइट. ओके. So in branches of thoughts of neoclassical theory, human relations or human behavior thought, social mechanism thoughts and social arrangement thoughts are main. यानी कि जब हम neoclassical theory की बात करते हैं तो human relation और human behavior के thoughts के साथ साथ social mechanism thoughts और social arrangement thoughts are main. यानी human के साथ साथ social mechanism. What is social mechanism? सो सोशल मैकेनिज़म्स यानी कि कुछ ऐसे सोशल रूल्स भी कह सकते हैं कि हमारे जो सोसाइटी के एक रूल्स होते हैं जो हम एक साथ में हमारे जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं वो, और कुछ सोशल अरेंजमेंट्स कि हमें कुछ अरेंजमेंट सोशल भी करने पड़ते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा होम टाउन का ही करें, लाइक कुछ लोग सोशली भी कुछ वर्क करते हैं. और ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज़ एज बिलो. अब उनके कौन से ह्यूमन बिहेवियर थॉट्स थे उसको भी हम देखते हैं. So here thoughts of behavior related. Management is an art of getting work from others. As Professor Urfik said, you manage your man will manage the rest of all. So management is art of getting work from others. जैसे मैंने कहा प्रोफेसर उर्विक ने कहा था कि आप अपने मैन को मैनेज करेंगे वो आपका पूरा मैनेज करेगा. मैं इसको आपको समझाती हूँ कि लाइकवाइज एम्प्लॉयज़ और पर्सन इज हैविंग अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन यूनिट. यानी कि अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर की बात की गई है. तो जैसे कि मैं एक फर्म की ऑनर हूँ और मैं किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करती हूँ, तो अगर मैं उस एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान रखूँगी, मैं उनका प्रमोट करूँगी, उनको बोनस मिलेगा, उनको एक अच्छी तरह से हमारा एक बिहेवियर रहेगा उनके साथ, उनको एक रिस्पेक्ट दी जाएगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो वो उसके काम को एक एंथुजियाज्म और इफेक्टिवनेस से करेगा. अगर आप उसके काम की और उसकी टैलेंट की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सो ही और शी इज़ नॉट getting done anything. So
employees or a person is having an important place in unit. So since the management is being done by person, management study become a study of intern human relation. Main point of management task is of human behavior and human relations. Hence behavior related thought emphasize on job satisfaction and increase the efficiency of employee by using a psychological observation. यानी कि जो इसका मेन पॉइंट है वो यही रहेगा कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशंस को आप अच्छे से एम्फसाइज करें, उनकी जॉब को सेटिस्फाइड करें और उस एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी होती है उनको इंक्रीज़ करें बाय यूजिंग अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि आप जो देखते हैं अगर आप उसे नज़रअंदाज करें तो आप इंसान मतलब आपको देखा जा रहा है कि इसको तकलीफ़ हो रही है और आप ऊपर से उसके पर जुल्म करें तो ये कुछ काम का नहीं. इसीलिए उसे कहा गया कि आप साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करें. कॉन्सेप्ट लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर इंक्लूडेड इन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स. ये जो लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशन है, मोटिवेशंस है, लीडरशिप्स है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, लाइक मोटिवेशन करें, लीडरशिप अच्छे से करें, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन करें, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर इंक्लूडेड इन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हम बहुत सारी तरह से डिस्पोजल कर सकते हैं, लाइक जैसे कि कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसके बाद एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन और वर्कमैन. तो इसी तरह से एक इंसान, ये पूरी बात जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हो रही है तो उस रिलेटेड थॉट्स होते हैं. सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, इस अप्रोच को हम साइकोलॉजिकल कह सकते हैं. इट सीम्स दैट इकोनॉमिक पैरामीटर हैज़ बीन निग्लेक्टेड. सम राइटर्स लॉजिकली से दैट ह्यूमन रिलेशंस कैन नॉट बी maintained at the cost of productivity, which is the main limitation of this approach. यानी कि कुछ राइटर्स कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशन है वो एक कैन नॉट बी मेंटेन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. यानी कि देखो ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ों से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, कोई ना कोई तरह से उसे प्रॉब्लम होती है या कोई ना कोई तरह उसके अंदर एक नेगेटिविटी होती है. तो इस हिसाब से उसने एक डिफाइन करा है कि वो उसे मेंटेन नहीं कर सकती कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी की तरह से. इसलिए ये एक मेन लिमिटेशन है. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, ये पूछी जाती है प्रोफेसर उर्विक की, यू मैनेज योर मैन, योर मैनेज विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल. सो ये था थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड. अब जो हम देखेंगे वो है थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, कि व्हाट इज मॉडर्न मैनेजमेंट. अ चेंज वॉज अकॉर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस यूनिट आफ्टर 1960. बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे इंडस्ट्री और बिजनेस में. एज ए रिजल्ट अ नीड ऑफ स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइज, और उसके हिसाब से कुछ मैनेजमेंट के स्पेशल अप्रोच भी आए. एज मैनेजमेंट इज नॉट कन्फीनिंग टू ओनली बिजनेस यूनिट, स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर वेर इमर्ज्ड, where advocacy in this course thoughts of psychology, social studies, statistics, mathematics and computer information technology were made. यानी कि जैसे जैसे बिजनेस यूनिट अराइज हुई, आगे हुई, कॉन्फिनिंग हुई, उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स वेर इमर्ज्ड हुए. यानी कुछ ऐसे प्रोफेशनल और एक टेक्नोलॉजी वाले क्लासेस भी इमर्ज्ड यानी कि फॉर्म हुए, फॉर्मेट हुए, बने. और उसके अंदर कुछ जो थे वो साइकोलॉजी का एक एडवोकेसी कॉन्सेप्ट था, थॉट ऑफ साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री कह सकते हैं. सोशल स्टडीज़ के अंदर हमारा हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, कुछ मैथ्स का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स को ले लो, और द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी जैसे हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एक पोर्टेबल चीज़ है जिसके बिना आज हम नहीं रह सकते. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मोबाइल फोन्स. सो मैनेजमेंट गुरुज लाइक Coates O'Donnell, George R. Terry have contributed in these thoughts. Moreover, Peter F. Drucker, William O. Chi and C.K. Prahlad have also contributed in these thoughts. ये जो मैनेजमेंट गुरुज थे, कॉन्स ओडोनियल, टेरी और पीटर एफ ड्रकर, विलियम ओची, इन सारे लोग ने इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाया था, अपनी नॉलेज, अपने ये स्किल्स और अपनी इंटेलिजेंसी का. तो आज हमने जो टॉपिक कवर करे ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर, उसके बाद मॉडर्न